नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से एक मशीन के अंदर कई पुर्जे रहते हैं और वो सब एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही होता है जिसमें कई प्रकार के अंग रहते हैं और ये अंग अलग अलग कार्य करके विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं और इस प्रकार से हमारा जो मशीन रूपी शरीर है ये निरंतर काम करता रहता है, इसमें क्रियाएं होती रहती है और इसकी वृद्धि भी होती रहती है। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज वो सामान्य बायोलॉजी को हमारे शरीर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग रहते हैं, कौन से अंग कौन सी क्रिया करते हैं, उस अंग का क्या कार्य है और उससे संबंधित कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये जो हमारा शरीर है इतना इतना, एक तो सिर वाला भाग है, एक धड़ वाला भाग है। अब इसमें मैं आपको एक ये डायग्राम दिखा रहा हूं। ये है हमारे विसरल आर्गन का। हमारे शरीर के अंदर सिर है, नीचे वाला भाग, गर्दन के नीचे वाला भाग ये धड़ वाला भाग है। धड़ इसको बोलते हैं ट्रंक। धड़ के भी दो भाग रहते हैं, एक भाग ये यहां से ऊपर का रहता है, इसको कहा जाता है थोरेक्स या वक्ष भाग। एक नीचे वाला भाग है, इसको कहा जाता है उदर या एब्डोमेन। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, ये यहां तक, यहां से ऊपर वाला भाग ये इसका थोरेक्स है और हाथ के नीचे वाला भाग है ये है इसका एब्डोमेन या उदर। अब सारे के सारे अंग, हमारे शरीर के अंदर के सारे अंग इसी भाग के अंदर पाए जाते हैं। धड़ वाले भाग में अधिक से अधिक अंग रहते हैं, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग। इसमें ये देखिए आप, ये दो दिख रहे हैं, ये लंग्स हैं, फेफड़े हैं। फेफड़े के दोनों के बीच में ये छोटा सा हार्ट है जिसको यहां अलग दिखाया है। ये दिख रहा है आपको लाल रंग का, ये हमारा लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में काम करता है। इसके बाद में ये है हमारा पेट जिसको बोलते हैं स्टमक, इसको ये यहां रख से दिखाया है। ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है ये पौधे की पत्ती जैसा, ये है हमारा पैंक्रियाज, अग्नाशय। इसके नीचे ये वाला जो पूरा भाग दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा भाग है हमारा इंटेस्टाइन वाला, आंत वाला भाग है। आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये जो सफेद भाग दिख रहा है आपको, गुलाबी रंग का भाग दिख रहा है ये वाला, ये मोटा सा, ये बड़ी आंत है और ये अंदर बीच वाला भाग दिख रहा है ये छोटी आंत है। ये जो पूरा शरीर की जो आंतरिक अंग की जो व्यवस्था है ये सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सबका कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंध होता है। अब इसमें हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, ये पेट है, स्टमक, ये किडनी है, ये पैंक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये है हमारा मूत्राशय जहां से यूरिन इकट्ठी होने के बाद में बाहर निकलती है। तो ये तो बनावट है हमारे शरीर की। ये है विसरल आर्गन, ये सामान्य आपने देखा है। इसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमको जो देखना है, सबसे पहले देखेंगे हम हमारी स्किन के बारे में। स्किन जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जो स्किन है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, पतली झिल्ली के रूप में पूरे शरीर के आसपास पाया जाता है। ये जो स्किन है, ये स्किन विटामिन डी का निर्माण करती है। हमारी त्वचा के अंदर कुछ
ग्रंथियां रहती हैं, इनको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, तेल ग्रंथि। इसका एक नाम और है सेबेसियस ग्लैंड, उससे निकलता है सीबम। वो सूर्य के प्रकाश की किरणों से क्रिया करके विटामिन डी बनाता है। यदि हमसे प्रश्न पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि कौन से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो केवल विटामिन डी बनता है और वो त्वचा बनाती है सूर्य के प्रकाश में। ये जो त्वचा रहती है इसके अंदर एक पिगमेंट रहता है, एक वर्णक रहता है। इस वर्णक का नाम है मिलेनिन पिगमेंट, एक प्रकार की प्रोटीन है। जब तेज किरणें हमारे शरीर के ऊपर गिरती है तो ये मिलेनिन त्वचा में बाहर की ओर आकर प्रकाश की किरणों से होने वाले कैंसर से हमको बचाने का प्रयास करता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं त्वचा में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो उसका नाम है मिलेनिन। सबसे महत्वपूर्ण जो तंत्र है हमारे शरीर के अंदर वो है पाचन तंत्र। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारी आहार नाल आती है, आहार नाल के अलग अलग भाग आएंगे। इसके अलावा पाचक ग्रंथियां आएगी और किस प्रकार से हम खाना खाते हैं, किस प्रकार से पचता है, वो पूरा अध्ययन करते हैं। पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सामान्य। हमारे जो मुख गुहा है इसमें रहती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, उनसे निकलती है लार। तो हमारी जो लार रहती है इसका पीएच कितना रहता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना रहता है? ये रहता है 6.8 से लेकर 7.0, मतलब ये हल्की सी अम्लीय होती है। 6.8 मतलब हल्का सा अम्लीय पीएच होता है, 7.0 मतलब उदासी। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जो लार रहती है या हल्की सी अम्लीय होगी या फिर ये उदासीन होगी। लार के अंदर एक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज। ये जो एंजाइम है ये हम जब खाना खाते हैं और उसमें अगर किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ देता है माल्टोज में। तो कभी कभी प्रश्न पूछते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम का नाम है टाइलिन। और ये क्या करता है? ये भोजन की कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है, पचा देता है। हमारे शरीर के अंदर मुख गुहा में कई प्रकार की ग्रंथियां रहती है, लार ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड है उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है, उसका नाम है पैरोटिड। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड। ध्यान से देखिएगा, हम इस पे कुछ प्रश्न ही पूछेंगे आज, प्रश्न पढ़ेंगे भी, हल भी करेंगे हम ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। ये रहती है हमारे कान के नीचे। ओके। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तो अगर बहिस्राव ग्रंथि आती है तो वो होता है यकृत या लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर। ये लगभग 1.5 से लेकर 1.9 किलोग्राम तक का होता है, मतलब 1.5 से 2 किलो का हमारा लीवर रहता है। सबसे बड़ी ग्रंथि और कौन सी? बहिस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि आती है सबसे बड़ी, तो वो होती है थायराइड। हमारे शरीर में पाई जाती है गर्दन में। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड। और बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा होगा लीवर। ओके, ये लिखा है यहां पे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और बहिस्रावी ग्रंथि लीवर। ये हार्मोन निकालेगी और ये पित्तरस निकालेगा, लीवर। इसके बाद देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका एक नाम और है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये है सबसे छोटी पर सबसे ज्यादा हार्मोन निकालती है। सबसे ज्यादा हार्मोन निकालकर जितनी भी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है
उन सब का ये नियंत्रण करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मांसग्रंथि। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहां पे रहती है? ये रहती है हमारे मस्तिष्क में और हार्मोन निकालती है। मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, ये निकलता है हमारे पैंक्रियास से, अग्नाशय से, पैंक्रियास से निकलता है। और ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या काम करेगा? ये इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? इंसुलिन। और कहां से निकलता है? ये निकलता है अग्नाशय से या पैंक्रियास से। अब प्रश्न ऐसा पूछते हैं, इंसुलिन क्या काम करता है? तो इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। कहां से निकलता है इंसुलिन? अग्नाशय से। अगर ये इंसुलिन नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा अग्नाशय से, तो क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है हमको कौन सी बीमारी होगी? मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज। तो इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछ लेते हैं। इंसुलिन कहां से निकलता है? पैंक्रियास से। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है। हमारे शरीर में बड़ी आंत जो है, इसकी लंबाई रहती है लगभग 1.5 मीटर, और छोटी आंत है, इसकी लंबाई रहती है लगभग 6.5 मीटर, 6.5 से 7 मीटर, 6.5 मीटर छोटी आंत। ये कहने की है, जो वास्तव में बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम है, इसकी मोटाई अधिक होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और छोटी आंत जो रहती है ये पतली रहती है, लेकिन लंबी खूब रहती है। पतली होने के कारण इसको कहा जाता है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है उसकी लंबाई अधिक है, बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम है। रीजनरेशन मतलब अगर कोशिकाएं या शरीर का अंग कुछ क्षतिग्रस्त होता है, कुछ कोशिकाएं टूटती है, तो उसको वापस रिपीट करने की उसमें कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को कहा जाता है पुनर्जनन, रीजनरेशन। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है हमारे लीवर में। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लीवर एक ही होता है और ये अगर खराब हो जाता है तो बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, वो काम रुक जाएंगे। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन, पुनर्जनन, रिपीट होने की, कोशिकाओं को वापस से बनने की जो क्रिया है, क्षमता है, वो लीवर में सबसे ज्यादा होती है और मस्तिष्क में सबसे कम होती है। हमारी जो मस्तिष्क है हमारा, उसमें रहती है नर्व सेल। वो नर्व सेल कभी भी विभाजन नहीं करती। तो अगर जवानी में हमारे अंदर 1 लाख नर्व सेल है और उसमें से जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे कुछ कम हो गई, डैमेज हो गई, नष्ट हो गई, तो अगर नष्ट 1000 होगी तो संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मतलब तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी विभाजन नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि नहीं के बराबर रीजनरेशन होता है हमारे ब्रेन के अंदर। शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ तो सामान्य रूप से कहते हैं हड्डियां रहती होगी, पर हड्डियां नहीं है। हमारे दांत के अंदर एक पदार्थ रहता है चमकीला, इसको बोलते हैं इनेमल। इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम है विट्रोडेंटाइन। तो ये विट्रोडेंटाइन या इनेमल हमारे शरीर का सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और कहां पर पाया जाता है इनेमल? दांत में।
इसके बाद में हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, जिसमें हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो तंत्र रहता है श्वसन तंत्र, इसमें मुख्य अंग के रूप में दो फेफड़े पाए जाते हैं। मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था आपको, राइट और लेफ्ट, दायां और बायां फेफड़ा। अब ये जो दो फेफड़े हैं हमारे शरीर के अंदर, इन दोनों फेफड़ों में इस प्रकार देखेंगे, ये श्वास नली, ये इस प्रकार से, और ऐसे ही इसके अंदर ये दो फेफड़े रहते हैं। ये तो ये जो राइट साइड का फेफड़ा रहता है, इसके अंदर ऐसी दीवार पाई जाती है, ऐसी दो, तो इसमें 1, 2 और 3 भाग रहते हैं, 3 पालियां रहती है। और लेफ्ट साइड का जो लंग रहता है, फेफड़ा रहता है, उसमें एक दीवार रहती है, उसमें 2 भाग रहते हैं, 1 और 2। इनको बोलते हैं पालियां लोब। फेफड़े कितने हैं? 2, राइट और लेफ्ट, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अब दाहिने फेफड़े के अंदर कितनी पालियां हैं? दाहिने फेफड़े के अंदर 3 पालियां हैं और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, दाहिने और बाएं फेफड़े में कितनी पालियां रहती है या उनका अनुपात क्या रहता है। हमको तो एक बात याद रखना है कि दाहिने फेफड़े में 3 पालियां और बाएं फेफड़े में 2, तो दाहिने फेफड़े में 3 और बाएं में 2, यह अनुपात होगा। अगर प्रश्न में पूछते हैं दाएं बाएं में कितना अनुपात रहता है, 3-2, और अगर प्रश्न बदल दिया बाएं दाएं में, तो बाएं दाएं में तो फिर हो जाएगा 2:3। फेफड़े जो रहते हैं हमारे, उनके अंदर कुछ अंगूर के गुच्छे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को कहा जाता है कूपिकाएं या एल्वियोलाई। ये जो कूपिकाएं रहती है, ये करोड़ों की संख्या में रहती है। फेफड़े तो 2 ही हैं, पर फेफड़े के अंदर कूपिकाएं करोड़ों की संख्या में पाई जाती है, और इन कूपिकाओं का काम रहता है ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना। तो गैसों का आदान प्रदान कौन करेगा? कूपिकाएं करेगी। कहां पर पाई जाती है? फेफड़ों में। ठीक है, तो इन कूपिकाओं को फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जो श्वसन के लिए गैस को, ऑक्सीजन को पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को कहा जाता है श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक के रूप में कौन काम करेगा? हीमोग्लोबिन। ये कहां रहता है? हमारे ब्लड के अंदर रहता है, और ब्लड में भी कहां होगा? ये ब्लड में भी होगा RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। इसके बाद श्वासोच्छ्वास की दर, इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में हम लगभग आराम की अवस्था में कितनी बार श्वास लेते हैं। तो 1 मिनट में हम अगर आराम से बैठे भी हैं तो 16 से 20 बार हम श्वास लेते हैं और इतनी ही बार हम श्वास छोड़ते हैं। तो श्वासोच्छ्वास की दर, जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी रेट, वो कितनी होती है? 16 से 20 बार। ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं। इसके बाद इससे भी महत्वपूर्ण जो तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें हमारा हार्ट, धमनियां, शिराएं, ब्लड, ये सब आएंगे। तो इस पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछते ही हैं और हमको जानकारी होना भी चाहिए। हृदय की स्थिति, हृदय कहां पर पाया जाता है? मैंने डायग्राम बताया शुरू में आप लोगों को, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर। कितने हृदय रहते हैं? तो हृदय एक ही रहता है, और वो भी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर। ठीक है, ये हृदय हो गया। इसके बाद में हमारे हृदय के अंदर कक्ष कितने रहते हैं?
तो हमारे हृदय के अंदर कक्ष रहते हैं वो 4 रहते हैं। ऐसा हार्ट बनाते हैं हम इस प्रकार का, ये ऐसा। इसमें क्या होता है, ये राइट आरिकल, ये लेफ्ट आरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय, ऐसे 2 आलिंद 2 निलय मिलके 4 चैम्बर रहते हैं, 4 कक्ष रहते हैं हमारे हृदय में। प्रश्न पूछते हैं हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो 4 कक्ष रहते हैं हृदय के अंदर। कितने आलिंद, 2, कितने निलय, 2। हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, बिजी ऑर्गन, जो कभी भी आराम नहीं करता, तो लोग लिखेंगे ब्रेन होता है, ऐसा मस्तिष्क होता है। पर जब हम सो जाते हैं तब हमारा ब्रेन काम बंद कर देता है या कम करता है, इतना काम नहीं करता जितना हृदय करता है। तो सबसे व्यस्त अंग जो है वो है हृदय। ये ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना, सब प्रश्न पूछते ही हैं। सबसे व्यस्त अंग मनुष्य के शरीर का वो हृदय। हृदय की धड़कन ध्यान दीजिए जरा, हृदय की धड़कन जो है वो कितनी होती है, तो ये लिखा है हमने 72 पर मिनट। हार्ट बीट कितनी होती है, कितनी होती है, 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ने को हम बोलते हैं सिस्टोल और फैलने को हम बोलते हैं डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को कहते हैं एक हार्ट बीट। तो ऐसा हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार सिकुड़ता है, सिस्टोल होता है, और 72 बार फैलता है। ये सामान्य है। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट रहती है, हमारी हार्ट बीट 72 से कम हो जाती है। 72 से कम, जैसे मान लो 60 हो गई, और कभी कभी 72 से ज्यादा हो जाती, मान लो 100 हो गई। तो हार्ट बीट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हार्ट बीट कम अगर होती है तो इस बीमारी का एक नाम है, आपको कभी याद रह जाए, अच्छी बात है। हार्ट बीट कम होती है, इसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का कम होना। और एक होता है हार्ट बीट का अधिक होना। तो हार्ट बीट अधिक होती है, इसको बोलते हैं ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का अधिक होना, ब्रेडीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का कम होना। तो हार्ट बीट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अभी हमने बताया था सबसे व्यस्त अंग है। अब सबसे व्यस्त अंग तो हृदय है ही, आराम करता ही नहीं है। फिर भी कभी प्रश्न आता है कि यह आराम कब करता है, तो हमारा हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। अब 1 मिनट में 72 बार इसको सिकुड़ना है और 72 बार फैलना है। 1 बार सिकुड़ना, 1 बार फैलना, ये उसकी हृदय की धड़कन। अब ऐसा इसको 72 बार करना है तो कितना आराम कर लेता हो बेचारा। अच्छा है कि ये आराम नहीं करे, अगर इसने आराम कर लिया तो फिर हमको भी आराम करना पड़ेगा। तो ये हृदय आराम कब करता है, आंसर हमको याद रखना है, 2 धड़कनों के बीच हमारा हृदय कुछ सेकंड के लिए आराम कर लेता है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होता है, ये प्रश्न पूछते ही हैं। कितना होता है रक्तदाब, तो 120/80 mmHg। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो हमारे धमनी के अंदर दाब होना चाहिए 120 mmHg। जब हृदय फैलता है तो हमारी धमनी के अंदर रक्त दाब होना चाहिए 80 mmHg। इन दोनों को मिला देंगे तो हम लिखेंगे 120/80 mmHg। ठीक है। अब ये जो 120 डॉक्टर लिखते हैं ऐसे 120/80 mmHg, तो लिखता ही नहीं है, पर हम आपको लिखना है ऐसे। अब 1.5 अकल लगाना नहीं है यहां, ये तो 1.5 अकल लगाए हम इसको काट देंगे। काट के क्या किया, ये 0 से 0 गया,
है ना, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ब्लड प्रेशर कितना होता है 3/2। तो एसी डेडक्कल नहीं लगाना, इतना ही रहने देना है इसको। 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा हो जाता है, इससे कम हुआ, अगर ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया मान लो 160 हो गया लो बीपी। अगर मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। अगर इससे कम होता है तो लो बीपी, इससे अधिक होता है तो हाई बीपी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए एक उपकरण काम करता है, ये बना हुआ है। इस उपकरण का नाम पूछते हैं कभी कभी, उपकरण का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। इस यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ये एक सामान्य ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, पर सही ये रहता है, ऐसा डॉक्टर का मानना है, डॉक्टर का कहना होता है। हमारा हृदय जो रहता है, हमारे हृदय के अंदर कई प्रकार के कपाट रहते हैं, वाल्व के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये जो वाल्व रहते हैं, ये हमारे घर के गेट जैसे रहते हैं। गेट हम लगाते हैं, बंद करते हैं, ज्यादा आवाज आती है, गेट खोलते हैं तो इतनी आवाज नहीं आती, मतलब कम आवाज आती है। तो हमारे हृदय में भी जब ये विभिन्न प्रकार के जो वाल्व हैं, विभिन्न प्रकार के जो कपाट हैं, ये कपाट जब क्लोज होते हैं, जब ये कपाट बंद होते हैं, तो हमारे हृदय में से एक आवाज आती है, उसको बोलते हैं हृदय ध्वनि, या हम इसको बोलते हैं हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड जो रहती है, इसको मापने के लिए एक यंत्र रहता है, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। वही वाला डॉक्टर कान में लगाता है और फिर सीने पे रखकर उसको घुमाता है, इससे हृदय ध्वनि मापी जाती है, इससे फेफड़ों की क्रियाएं मापी जाती है। कभी कभी वो पीछे भी घुमाते हैं तो फेफड़े की क्रियाशीलता मापी जाती है, पर हार्ट साउंड मापने के लिए यंत्र है स्टेथोस्कोप। ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा जो ब्लड रहता है, इस ब्लड के अंदर जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं रहती है। एक का नाम सुना होगा आपने, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कर्पसल्स। ये क्या काम करती है? ये हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है। और ये जो आरबीसी रहती है, ये आरबीसी लगभग 100 से 120 दिन जिंदा रहती है, इनकी उम्र रहती है लगभग 120 दिन। दूसरी रहती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो ब्लड सेल रहती है, व्हाइट ब्लड सेल रहती है, ये हमारे रक्त के अंदर आने वाले किसी भी प्रकार के रोगाणु को नष्ट करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जो भी रोगाणु अंदर जाएगा, डब्ल्यूबीसी उसको खा जाएगी। तो ये डब्ल्यूबीसी हमको रोगों से बचाती है, रोगों से बचाने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। इसको डब्ल्यूबीसी को रक्त का सिपाही भी कहा जाता है। सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहरेदार जैसा काम करती है। जो भी कोई बाहर से आएगा, अगर नुकसान करने वाला होगा, तो उसको डब्ल्यूबीसी खा जाएगी। इसके बाद तीसरी जो ब्लड कर्पल्स रहती है हमारे अंदर, वो प्लेटलेट्स है। इनका एक नाम और है थ्रोम्बोसाइट। इनका काम कभी कभी पड़ता है, अगर चोट लगती है, स्किन टूटती है, धमनियां टूटती है, रक्त बाहर निकलता है, तो रक्त का थक्का जमाने का काम इसका रहता है, थ्रोम्बोसाइट का। 3 प्रकार की कोशिकाएं रक्त में हैं। आरबीसी ऑक्सीजन पहुंचाएगी, डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं को नष्ट करेगी, मतलब हमको बीमारी से बचाएगी, और प्लेटलेट्स जो है, ये रक्त का थक्का जमाएगी, ब्लड क्लॉटिंग। लाल रक्त कणिकाओं की जो उम्र रहती बताई दिया था मैंने आप लोगों को, ये ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल रहता है,
आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल, इसकी उम्र कितनी होती है? 100 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी जो रहती है इसकी उम्र रहती है 3 से 6 दिन। व्हाइट ब्लड सेल जल्दी नष्ट हो जाती है। रक्त का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मैंने देखा ही था, श्वेत रक्त कणिकाओं को, डब्ल्यूबीसी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हानिकारक रोगाणु यहां आएगा रक्त के अंदर, उसको ये नष्ट कर देगी। अच्छा, ये जो आरबीसी है, हमने बताया था अभी कि ये आरबीसी 100 से 120 दिन के बाद में मर जाती है। तो मरने के बाद ये बाहर नहीं निकलती, ये मरने के बाद जाती है हमारी स्प्लीन में। और हमारी जो स्प्लीन है, प्लीहा है, तिल्ली है, इसके 3 नाम है, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली। इस स्प्लीन के अंदर ये आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी का होता है यहां पे अपघटन। और आरबीसी के अपघटन से बनेंगे पित्तवर्णक, बिलरुबिन, बिलवर्डिन और यूरोक्रोम। ये पित्तवर्णक बनेंगे। तो इस स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। आरबीसी नष्ट कहां होगी? नष्ट कहां होगी? स्प्लीन में, प्लीहा में। रक्त का निर्माण, अब 3 से 6 दिन में डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगी, 100 से 120 दिन में आरबीसी खत्म हो जाएगी। तो फिर ये बनेगा कहां? बनती कहां है? तो रक्त का निर्माण होता है, वो कहां होगा? अस्थि मज्जा में, जिनको हम बोलेंगे बोन मेरो। ये जो लंबी लंबी हड्डियां रहती है, इन लंबी लंबी हड्डियों के अंदर रहती है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के अंदर रक्त बनता है, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और रक्त निर्माण की जो क्रिया रहती है, इसको कहा जाता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको रुधिरोत्पत्ति। रुधिर की उत्पत्ति, रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। क्रिया क्या कहलाएगी? हीमोपोइसिस। ये लिखा है यहां पर रुधिरोत्पत्ति। रक्त निर्माण की जो क्रिया है क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रुधिरोत्पत्ति। रक्त का नष्ट होना, रक्त नष्ट भी होता है, तो रक्त के नष्ट होने को बोलते हैं अपघटन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हीमोलिसिस। हीमोपोइसिस रक्त बनने की क्रिया, हीमोलिसिस रक्त नष्ट होने की क्रिया। हीमोपोइसिस कहां हो रही है? बोन मेरो में। हीमोलिसिस कहां होगा? स्प्लीन में, प्लीहा में। रक्त की कमी से बीमारी होती है एनीमिया, जो सामान्य बात है, आप लोगों को मालूम होगी। एनीमिया, खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो सामान्य से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, रक्तअल्पता होगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, खून में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, शायद मालूम नहीं होगा आप लोगों को। उसको बोलते हैं लोहमयता। हीमोग्लोबिन बना होता है लोहे से, और लोहा बढ़ जाता है, लोहमयता की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं सिड्रोसिस। तो रक्त की कमी, खून की कमी एनीमिया, और रक्त की अधिकता लोहमयता, या इसको बोलते हैं सिड्रोसिस या लोहमयता। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं किडनी की ओर। जो किडनी है, ये 2 किडनी रहती है उदर गुहा में, मतलब नीचे वाले भाग में। देखिए, फेफड़े ऊपर हैं, हृदय ऊपर है, लीवर ऊपर वाले भाग में है, किडनी नीचे वाले भाग में, इसको बोलते हैं उदर या एब्डोमेन। कितनी किडनी रहती है? 2। हृदय 1, फेफड़े 2, लीवर 1, किडनी 2। 1 हृदय, 1 लीवर, 2 फेफड़े, 2 किडनी।
उदर गुहा में पाई जाती है। जिस प्रकार से फेफड़े के अंदर रहती है कूपिकाएं एल्वियोलाई, उसी प्रकार से किडनी के अंदर क्रियात्मक इकाई के रूप में पाई जाती है नेफ्रॉन। इनका एक नाम और है, इनको बोलते हैं यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन या यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल, ये नलिकाएं ही रक्त को छानकर इसमें से यूरिन को अलग करती है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। अच्छा, यूरिन या यूरिया या मूत्र का निर्माण कहां होता है, तो हम तपाक से जवाब दे देते हैं किडनी में। पर किडनी में यूरिया का निर्माण नहीं होगा। यूरिया बनता है हमारे लीवर में, यकृत में। तो इसका आंसर हमको सोच समझ के देना है। किडनी केवल उसको रक्त से छानकर अलग करती है, पर बनाने का काम करता है लीवर। मनुष्य का जो यूरिन रहता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है यूरिया, और यूरिया के होने के कारण ही मनुष्य कैसा होता है, यूरियोटेलिक। मूत्र के, हमारा जो मूत्र रहता है, यूरिन रहता है, उसका रंग रहता है हल्का सा पीला। तो हल्का सा पीला रहने का कारण होता है यूरोक्रोम। ये एक प्रकार का वर्णक है जो कहां पर पाया जाता है, जो पाया जाता है हमारे यूरिन में, मूत्र में। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, उसका आंसर होगा यूरोक्रोम। अब देखिए, कंकाल तंत्र किससे बना होगा, हड्डियों से। कंकाल तंत्र के दो घटक रहते हैं, अस्थि मतलब बोन्स, हड्डियां, और उपास्थि मतलब कार्टिलेज। तो अस्थि और उपास्थि ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी, ये दोनों मिलकर बनाएगी कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। अब कुल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो सबको मालूम है शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है। जो शिशु रहता है उसमें हड्डियों की संख्या रहती है 213। तो ये 213 हड्डियों में से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर हड्डियां जुड़ने से कुल संख्या जाती है 206। आपको ये आंकड़ा याद रखना, 206 वाला। कुल हड्डियां कितनी है, 206। अब सबसे लंबी हड्डी रहती है हमारे शरीर के अंदर, फीमर हड्डी का नाम है, और ये कहां पर पाई जाती है, जांग में। हमारी जो जांग वाला भाग रहता है उसके अंदर हड्डी रहती है फीमर, दोनों पैर में एक एक। फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है, कहां पर पाई जाती है, जांग में। अगर प्रश्न पूछे सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, तो आंसर होगा फीमर। प्रश्न पूछते सबसे लंबी हड्डी कहां पर पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा जांग में। सबसे छोटी अस्थि कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे मध्य कर्ण में, मिडिल ईयर में। नाम है उसका स्टेपीज। मध्य कर्ण के अंदर 3 हड्डियां रहती है, एक रहती है स्टेपीज, एक रहती है इनकस, एक रहती है मेलियस। ये 3 हड्डियां रहती है और तीनों छोटी हैं। 3 हड्डियां मध्य कर्ण में पाई जाती है, स्टेपीज, इनकस और मेलियस। तीनों सबसे छोटी हड्डियां होती है। पर इन तीनों को देखा जाए तो तीनों में सबसे छोटी रहती है स्टेपीज। तो हमारा आंसर होगा स्टेपीज। ठीक है। अब जो हड्डियां रहती है उन हड्डियों से जोड़ने का काम करता है स्नायु या लिगामेंट। दो हड्डी के बीच में, जैसे मैं बना दूं यहां पे, अभी ये एक हड्डी बना दी मैंने, ये और एक हड्डी ये बना दी हमने इस तरह से। ये हमारा पैर ही है मान लो। तो इन हड्डियों को जोड़ना है हड्डियों से। तो ये काम कौन करेगा, हड्डियों से जोड़ने का काम कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लिगामेंट।
हमारी जो हड्डियां रहती है, इन हड्डियों के आसपास मांसपेशियां भी रहती है सब। ये मांसपेशियां आसपास। अब इन मांसपेशियों को जोड़ना है, मांसपेशियों को जोड़ना है हड्डियों से, तो ये जोड़ दो। ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को कहा जाता है लिगामेंट या स्नायु। और हड्डियों को, ये हड्डी सफेद और ये हरे रंग वाली पेशियां, इनको जोड़ने के लिए ये संरचना देखो नीले रंग वाली, इसको बोलते हैं टेंडन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? इधर उधर की बातें न करते हुए हम सीधे इसको टारगेट करें, ठीक। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को कहा जाता है लिगामेंट, और हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को कहा जाता है टेंडन, ठीक है। हमारे अंदर एक बैकबोन रहती है, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी रहती है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है वर्टिब्री, इनको बोलते हैं कशेरुका। तो इनकी संख्या कितनी रहती है? 33। रीढ़ की हड्डी में कुल कशेरुकाओं की संख्या 33। अब इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं, सभी मिलकर बनाएंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इसका मुख्य काम रहता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, किडनी का अलग काम है, हृदय का अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, तो ये सब अपना अपना काम करते हैं। इन सब के काम को देखने का, देख रेख करने का काम करता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, और वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मतलब ब्रेन हमारे सभी अंग जितने भी रहते हैं उन सबका बॉस होता है। किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो देखेगा ब्रेन। हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा देख रेख का काम कौन करेगा? ब्रेन। उससे क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है, वो क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ये क्या काम करेगी? ये पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी, नर्व सेल। और क्या है ये? इससे शुरुआत होती है तंत्रिका तंत्र की, इसलिए इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई। किसको? न्यूरॉन को, नर्व सेल को, तंत्रिका कोशिका को। हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन से, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन, ये देखिए ये पूरा ब्रेन बना दिया हमने। अब ये जो ब्रेन है, ऐसे खड़ा है व्यक्ति, इस ब्रेन के राइट साइड से, लेफ्ट साइड से तंत्रिकाएं निकलती है। उन तंत्रिकाओं को बोलते हैं कपाली तंत्रिका या बोलते हैं क्रेनियल नर्व। इनकी संख्या रहती है 12 जोड़ी, मतलब 12 राइट साइड से निकलेगी, 12 निकलेगी लेफ्ट साइड से। और ये तंत्रिकाएं कहां जाएगी? ये अलग अलग अंगों में जाएगी, और उन अंगों के अंदर जाकर ये उन अंगों का नियंत्रण करवाती है। इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन रहता है, इसके पीछे एक भाग रहता है, ये इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ये रहता है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है, गर्दन से लेकर कमर तक फैला रहता है। अब इससे भी तंत्रिकाएं निकलती है। इस तंत्रिकाएं निकलेगी ऐसे, तंत्रिकाएं निकलेगी इस प्रकार से। तो ये तंत्रिकाएं निकलती है, इनकी संख्या रहती है 31 जोड़ी। कितनी रहती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। कितनी रहती है?
31 जोड़ी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती कितनी रहेगी? 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड से, कितनी होगी? 31 जोड़ी, 31 पेयर। ये जो हमारा ब्रेन है इसका वजन कितना है? सभी को दिया है भगवान ने, और सभी के अंदर जो ब्रेन है उसका जो वेट रहता है वो 1350 से लेके 1400 ग्राम, मतलब लगभग 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो का ब्रेन है। किसी का चलता है मतलब दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है। किसी का दिमाग या हम कह सकते हैं विकसित रहता है, विकसित भी सभी का ही है वैसे तो, पर हम ये कह सकते हैं कि किसी को कोई चीज जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को टाइम लगता है। तो ब्रेन का साइज तो वही है। और खास करके देखें तो महिलाओं के अंदर जो ब्रेन रहता है उसका वेट लगभग 1350 होता है, और पुरुषों का जो वेट रहता है वो 1400 ग्राम का रहता है। हंसने की बात नहीं है, ये दिमाग छोटा है लेकिन चलता बहुत है, और इसका ये दिमाग बड़ा है पर यहां पता नहीं क्या हो जाता है, बात पल्ले पड़ती ही नहीं है। आपको तो वेट याद रखना है 1350 से 1400 ग्राम। शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण कौन करेगा? मैंने शुरुआत बता दी आप लोगों को। नियंत्रण करने का काम रहता है हमारे मस्तिष्क का, ये नियंत्रण होता है। इसके बाद देखिए मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र। ये जो पेशियां हैं हमारी, ये पेशियां 3 प्रकार की होती है, अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। तो जो हृदय पेशी है ये तो कहां होगी? ये तो केवल होगी हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर होगी। ये जो पेशी रहती है ये जुड़ी रहती है हमारी हड्डियों से, इसलिए इनको बोलते कंकाली पेशियां बोलते हैं इनको। और ये पेशी जो रहती है ये रहती है हमारी एलिमेंट्री केनाल में, हमारी आहार नाल के अंदर रहती है। हमारा जो ब्लैडर रहता है उस ब्लैडर के अंदर रहती है। ये पेशियां वहां पर पाई जाती है जहां पर हड्डियां नहीं होती, और ये पेशियां वहां पर पाई जाती है जहां पर हड्डियां ही होती है, और ये पेशियां वहां पर पाई जाती है जहां हृदय होता है, मतलब हृदय में ही पेशियां रहती है, हृदय पेशी। और कभी याद जाए आप लोगों को तो जो ये अरेखित पेशी रहती है, ये अरेखित पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इसलिए इनको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। और ये जो पेशी रहती है रेखित पेशी, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। कुल पेशियां हमारे शरीर में कितने रहती है? तो कुल पेशियां रहती है 643। इन 643 पेशियों में से सबसे मजबूत पेशी होती है, सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस। सार्टोरियस ये सबसे लंबी पेशी है हमारे शरीर की। इसके बाद पेशियों में जो वर्णक रहता है उसका नाम है मायोग्लोबिन।